गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसने बहुत धीरे से भी बोला। गालो, गाना गालो। और कल के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए इतने लोगों ने? कामिल सॉल्व कर लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। नहीं किए। नहीं किए? क्यों नहीं किए? टाइम ही नहीं मिला। वाह। साक्षी ने करे ऑब्जेक्टिव सॉल्व बाकी? सर मैंने थोड़े ही से किए थे, ज्यादा तो नहीं किया। कर लेना है पूरे सॉल्व, है ना? ओके सर। हेलो साइड शिवानी म्यूट कर दो बेटा। म्यूट कर दो बेटा। शिवानी म्यूट कर दो माइक से। आज सब लोग बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। खुशी मोहित भी आ गया आज। गेम मार लिया था थोड़ा सा। चलो महर्षि भी आ गई। चलो अच्छा लगा टाइम पर आ गए, पर वो कविता नहीं आई है जो सबसे ज्यादा बोलती है। लाइट वसुंधरा है क्या? फुल हो गई उमंग। चलो 1 मिनट और वेट करते हैं, कौन आता है देखते हैं। आशीष है, भीम है, आयुषी है, दीक्षा है, टीका आती है, नैना, त्रिवेणी, वैशाली, वसुंधरा, कविता। कविता यासिका नहीं आई है। क्या कोई कुछ बोल रहा था? यासिका आ गई, कविता रह गई बस। अब महर्षि भी आ गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन था वैसे? दीक्षा। ये जो स्वाति है ना, स्वाति बेटा, तुम ना ऐसी जगह पे जाके बैठना जहाँ पे और किसी की आवाज नहीं आए, है ना, क्योंकि तुम्हारा म्यूट नहीं होता है। और एक कौन है ये? टिकॉन, टिकॉन करके है कोई, वो भी। सर हम ही है वो। अच्छा वो तुम हो क्या? तो फिर एक और कोई है फिर, सुनीता। ये YU4711 है ना, ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पर साउंड ना आता हो ज्यादा, है ना। अच्छा ये भीम है। नहीं और कोई है। चलो ठीक है, काफी लोग हो गए। आ गए शायद सारे लोग, है ना। हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? डबल 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 आ रही है ना। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है।
अब ठीक है। जी सर ठीक यार है। ये इन दोनों का क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है, ये लोगों का माइक म्यूट ही नहीं हो रहा है। ये जो टिकॉन वाला है ये, और ये जो YU4711 है ना, बेटा आप लोग ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे साउंड ना आए ज्यादा, है ना, क्योंकि मेरी आवाज यहाँ पे रिटर्न आ रही है और म्यूट भी नहीं हो रहा है। या तो फिर कोई हेडफोन वगैरह लगाओ कुछ भी। अब ठीक है बेटा, अब आवाज सही हेलो? आ रही है? हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ यासिका कुछ बोल रहे थे बेटा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, आज नया चैप्टर था, है ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना। इसके बारे में लगभग बहुत सारी चीजें पता है, तो सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स लेके चलेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस चैप्टर के बारे में भी कल जैसी ही बात है कि यहाँ से जो पिछले 2 साल है उसमें इस अकेले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं ना। 2019 में 2 आए हैं, बाकी पिछले साल उसके मतलब 2018 वाले में 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो इस साल भी जाहिर सी बात है कि कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से रहना ही रहना है ना। तो इस चैप्टर को कोई हल्के में नहीं लेगा। यहाँ से सारे एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट्स हमको नोट करना है ना। क्या आवाज आ सर रही है? मेरी आवाज आ रही? कौन, नाम बताओ। शिवानी। तो आवाज तुम्हारी अभी नहीं हो करना है, जब कुछ पूछूंगा तब अनम्यूट करना है और उसके बाद में फिर बोलना है, ठीक है। चलो ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में सब पता हुआ है कि कैसी क्या चीजें होती है, बस कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे यहाँ से, है ना। तो पॉल्यूशन में वही सबसे मेन चीज तो यह है कि एक ही चीज याद रखना कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो इन्वायरमेंट में ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहा है, या जिसकी नॉर्मल या ऐसी सांद्रता, ये भी चीज याद रखना कि ऐसी सांद्रता जिसके कारण इन्वायरमेंट में कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है या कोई हानिकारक क्रियाएं उत्पन्न हो जा रही है, तो वो चीज क्या कहलाती है? प्रदूषण कहलाती है। और जो उत्पन्न कर रहा है वो प्रदूषक कहला रहा है। फिर यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये 1986 में एक एक्ट पास किया था। उसमें ये चीज पर ध्यान दिया था कि कौन सा मटेरियल इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो चीज। तो यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, इसका सन याद रखना है कि 1986 में दिया था, है ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ जी ठीक है। सर। उसके बाद बारी आती है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में पता ही है कि जैसे जो भी मॉइस्चर वगैरह हो गई, धूल वगैरह हो गई, धुआं हो गया, कोई बहुत ज्यादा छोटे कण हो गए जो इन्वायरमेंट में एयर में रह रहे हैं और वो किसी दूसरे जीव के अंदर में जा रहा है, तो वहां हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, जैसे उसकी कोई डेवलपमेंट वगैरह में, उसकी कोई क्रियाओं में, है ना। तो वो चीज। उसके बाद में यहाँ पे मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज हो रही है? जो वायु प्रदूषण है, इसमें मेन चीज याद रखना है पान, है ना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना। और ये कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक है ना। अब द्वितीयक और प्राथमिक प्रदूषक क्या चीज हो जा रहा है? वो प्रदूषक जो किसी स्रोत से आवाज प्राथमिक। नहीं आती। अब ठीक है? अब ठीक है? सर आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। एक सेकेंड रुको। अब ठीक है? यस सर। ठीक है। तो देखो, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं ना। तो प्राथमिक प्रदूषक वो वाला प्रदूषक होता है जो किसी स्रोत से निकल रहा है और जैसा का वैसा ही लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो वो है प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक की वो कोई प्रदूषक था, पहले से वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, लेकिन उसमें किसी कारण से कोई और परिवर्तन हुए, उसने किसी चीज दूसरी चीजों के साथ में क्रिया करी और वो और ज्यादा हानिकारक हो गया,
तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक में मेन नाम याद रखना है पान, है ना, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के दूसरी चीजों के साथ में क्रिया करने के कारण बनता है ना। फिर दूसरी चीज ये है कि जो भी यहाँ पे प्रदूषक है वो कैसे हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सारे, जैसे पता होंगे अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो धुआं हो गया, जो एरोसॉल धूल के कण वगैरह हो गए, पराग कण वगैरह हो गए, ये सब एक हानिकारक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं किसी भी जीव के अंदर में जाके, है ना। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा वार्म कर रही है ना ऊपर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है, देखो जब भी धुआं वगैरह जलता है या कहीं पर आग वगैरह लगती है तो हम देखते हैं ना, जैसे जिस घर में रात वगैरह के टाइम में आग लगती है वहां के लोग जल जाते हैं ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसी है, रंग और गंधहीन है, जिसके कारण से, और कैसे विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को ब्लड के साथ में छोड़ते जाती है, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, किसी को पता है? अगर किसी ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो पता होगा, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है बॉडी में। डीऑक्सीजनेटेड। तुक्का बढ़िया था। सर डिसलेक्सी क्या है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई और बताएंगे? दीक्षा है, दीक्षा नहीं है। हाइपोक्सिया कहलाती है, ऑक्सीजन की कमी, है ना। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन की जितने भी ऑक्साइड है सारे के सारे क्या करते हैं, वायुमंडल में अगर ज्यादा हो रहा है तो वो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे मेन क्या चीज आती है, इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। और क्यों, क्योंकि इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो रही है वायुमंडल में, जिसके कारण में वो अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है ना। तो उसके बाद में आता है एरोसॉल। एरोसॉल क्या होते हैं, किसी को पता? जो प्रदूषण निकलता है, जैसे चिमनियों से निकलता है, कारखानों से निकलता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें ठोस सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, है ना। जब मतलब धुआं है, धुएं के साथ में वहां पे ठोस, ऐसी एयर जिसके में ठोस कण उपस्थित होते हैं सूक्ष्म वाले, वो क्या कहलाते हैं, एरोसॉल। मेन क्या है इसमें, जो जेट इंजन वगैरह हो गए उससे निकलता है, चिमनियों से निकल रहा है, और इसमें क्या रहना है, सीएफसी भी रहना है। उसके बाद फ्लोराइड है, फ्लोराइड भी, एल्यूमिनियम रॉक सल्फेट वगैरह, जहाँ पे एल्यूमिनियम का वर्क वगैरह हो रहा वहां पर यूज होता है। हाइड्रोकार्बन्स में भी बेंजीन्स हो गया, अगर इसकी मात्रा भी अगर वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो रही है तो वो एक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है ना। फिर एनोक्सिया, एनोक्सिया का मतलब क्या हो रहा है, जब का, हाँ शायद साक्षी या कौन तो यही बोल रहे थे, एनोक्सिया, है ना। एनोक्सिया का मतलब ये हो रहा है कि ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की जब वृद्धि हो जाती है और वो जो जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती है और उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि क्या कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है। और ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो ठीक है, आज का भी पॉइंट, आज का भी सेशन एकदम बस सुनने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे डले हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो नोट करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं, फिर भी अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करते रहो, है ना। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी क्या हो रहा है, जो आंखों में जलन वगैरह उत्पन्न कर रहा है ना, ब्लड के अंदर में जमा हो जा रहा है, तो ब्लड में ब्लड की ऑक्सीजन के जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। फिर हाइड्रोकार्बन्स में भी मैथेन अगर यहाँ पे उपस्थित है तो वो क्या हो रहा है, मनुष्य थोड़ा थोड़ा चक्कर वगैरह आना, बेहोश होने लगेगा धीरे धीरे। कोई धातु जैसे मरकरी हो गई, लेड हो गई, सीसा लेड हो गई, कैडमियम हो गई, ये सब क्या करती है बॉडी के अंदर इम्फेसीमा उत्पन्न करती है। इम्फेसीमा क्योंकि यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में जाहिर सी बात है जो भी हमारे को डिफेक्ट होना है या जो भी एबनॉर्मलिटी आना है बॉडी के अंदर में, वो कौन सी आना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली। इम्फेसीमा का मतलब बताओ। सर क्या पूछा आपने? इम्फेसीमा क्या है?
तो सांस लेने में तकलीफ होती है और उसकी जो कूपिकाएं होती है ना उसका स्थान कम हो जाता है। उसकी जो लेयर रहती है, एल्वोलाई की जो लेयर रहती है, मतलब जो क्या बोलना चाहिए उसकी, एल्वोलाई है वो, ऐसा एल्वोलाई सेक है तो उसकी जो परत है वो कैसी हो जाती है, उसमें पतली हो जाती है ना, जिसके कारण गैस एक्सचेंज वगैरह कम हो जाता है। दूसरी चीज, वो फटने के चांसेस रहता है, और जो ब्रोंकाई रहती है वो नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण गैस पासेस कम हो जाता है। ठीक है, साक्षी हट गई थी। फिर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक और चीज याद रखना, अगर इसका 0.1% भी अगर बढ़ता है वायुमंडल में या किसी एरिया में, तो वो एक हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न कर देगा, है ना, 0.1 भी। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या चीज हो रही है, जो ओजोन है, ओजोन को वो क्या कर रही है, पतला कर रही है ना, ओजोन को नष्ट करती है, जिसके कारण यूवी रेज कहाँ आने लग जाती है, इन्वायरमेंट में आने लग जाती है, और वो ट्यूमर जैसे या सनबर्न हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इसके लिए उत्तरदायी होती है ना, तो ये याद रखना है। फिर पीवीसी, विनाइल क्लोराइड, है ना, और मनुष्य में ये विनाइल क्लोराइड के कारण भी क्या होता है, जो स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर होने के चांसेस रहते हैं ना। फिर बारी आती है इसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, जैसे उसके अंदर ये नीचे साइड में यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, दो इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे उसके अंदर में, और एक साइड से जो भी एयर है वो जाते रहेंगे, दूसरे साइड से निकलने के लिए चैम्बर रहेगा। तो जो भी डस्ट वगैरह, क्योंकि उसके अंदर में क्या रहना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहना है, तो जो भी धूल वगैरह के कण है, इन इलेक्ट्रोड के साथ में डस्ट पार्टिकल इनके साथ में चिपक जाएंगे, और वो जो डस्ट है उसको वाटर या तो फिर लाइम स्प्रे के द्वारा बाहर साइड में, या अगर उसको जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है सीधा लगाया, तो डस्ट पार्टिकल क्या होने लगेंगे, ज्यादा जमते जाएंगे और नीचे साइड में गिरते जाएंगे, तो इस तरह से बाहर अपोजिट साइड से क्लीन एयर निकल जाएंगी, है ना। इससे कुछ भी नहीं पूछने वाला है वो। ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी फाइन पार्टिकल, जैसे ये बोल रहा है फाइन पार्टिकल मतलब छोटे पार्टिकल्स क्या चीज करते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या कर रहे हैं, वो सांस लेने में दिक्कत कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज कम हो जाना है, लंग्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाना है, अंदर साइड में स्वेलिंग आ जाना है, और अगर बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसे रहा तो बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगेंगी। फिर लेड फ्री पेट्रोल के लिए यूज के लिए बोला है, और सीएनजी का यूज सबसे पहले कहां पे चालू हुआ था, सीएनजी दिल्ली में। दिल्ली, हाँ ठीक है, दिल्ली पे। दिल्ली में हुआ था, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म बताओ बेटा। नहीं बताओगे तो गड़बड़ होंगी ना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। अब क्या 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 फायदे है इसका, ये वाहनों में डीजल और पेट्रोल के अपेक्षा कम। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। अरे कम प्रदूषण करता है उसकी अपेक्षा। हाँ, डीजल इसलिए पेट्रोल वगैरह की अपेक्षा कम प्रदूषण करता है, इसका स्टोरेज वगैरह यूज वगैरह सब कुछ इजी है ना। सबसे मेन तो वही है कि इसका प्रदूषण कम हो रहा है ना। और दूसरी चीज, इसका जो हम स्टोरेज कर रहे हैं वो भी बहुत आसान रहता है, उसमें कोई हानि होने के चांसेस नहीं रहते हैं ना। फिर बारी आती है यहाँ पे ये एक चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म है ना। क्या चीज पूछेगा, वो सीक्वेंस पूछेगा यहाँ पे,
है ना, कि किसका कैसे, या तो घटता क्रम पूछ लेगा या तो फिर बढ़ता क्रम पूछ लेगा। वो बोलेगा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का कौन सा क्रम सही है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, हमारे बायो में, है ना, बायो में अधिकतर क्वेश्चन कैसे आना है, कौन सी चीज सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, कौन सा किसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना, या सारे सेंटेंस में से समान कौन सा है या असमान कौन सा है। ये वाले वर्ड वाला जहां पे भी क्वेश्चन आएगा बेटा, वहां पे उसको टिक कर लेना, थोड़ा सा रुकना और आराम से पढ़ना। बाकी जगह तो नॉर्मल रहना है कि ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन आना है, डायरेक्ट पूछ लेना। लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस है, तो एनसीईआरटी में वो ऐसी चीजें कंफर्म है कि वो पूछना ही है ना। क्योंकि क्या चीज हो रही, अगर सब सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएंगी, सारे बच्चे आंसर कर देंगे और उसको कुछ ही बच्चे चाहिए, है ना। तो जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पे दोनों क्रम पूछ सकता है, घटता भी बढ़ता भी, और जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में दोनों क्रम दिए हुए रहेंगे, एक तो घटते बढ़ते भी रहेंगे और एक तो उल्टे सीधे दोनों रहना है। तो यहाँ पर कौन सा बढ़ते क्रम में बता दो मेरे को, नहीं घटते क्रम में बता दो, घटते क्रम में बता दो सीक्वेंस। इस पाई चार्ट में घटते क्रम में सीक्वेंस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। घटते क्रम में बताओ बेटा, घटते क्रम में। N2O, CFCS, CH4, CO2। सर ये तो बढ़ता हुआ क्रम है हो गया सर, जो मैंने बताया था ना जो तुमने वो है बताया वो घटता। सही था। पहले CO2, उससे फिर CH4, उससे कम फिर CH3 और लास्ट में आ जाएगा NO2। N2। ठीक है, परसेंट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो मतलब एक क्वेश्चन कंफर्म आज। चलो उसके सर एक बाद, बार फिर से, हाँ सर एक बार फिर से क्या, क्रम। अच्छा क्रम, सबसे देखो सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम मैथेन CH4, उसके बाद CFC, और सबसे लास्ट में आ जाएगा NO2, N2O। यस सर, ठीक है, यस सर। ये पाई चार्ट एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है और अच्छे से देख लेना, है ना। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग आती है यहाँ पे। तो ग्लोबल वार्मिंग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को बेटा, 5 जून। अच्छा चलो, एक और चीज थी जो 1990 में जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उसमें एक स्लोगन दिया हुआ था। तो